जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का ये महासंग्राम मैराथन क्लास होने वाला है, तो धैर्य रख के पढ़िएगा। क्लास थोड़ा लंबा होगा, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट भी हो सकता है, या 1 घंटा का भी हो सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर है और समझाने के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके पेपर का नाम रहेगा फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन में आपको पढ़ना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है ना, मानव विकास को पढ़ना समझना। और इसमें डीडीयू का जो पेपर कोड है EDU 202F रहेगा। बाकी ये जो क्लास है सभी विश्वविद्यालय के लिए है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्लास। ठीक है ना, चले इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है प्रथम बुद्धि के परीक्षण का विकास किया गया। प्रथम बुद्धि के परीक्षण का विकास कब किया गया था या कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में प्रथम बुद्धि के परीक्षण का विकास किया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, किसने किया था, कब किया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम आधुनिक और व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का विकास फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट और उनके सहयोगी थियोडोर साइमन द्वारा किया गया था। विकास का वर्ष है 1905 में इसे विकसित किया गया था। ठीक है ना, नाम तो इसे बीने साइमन स्केल के नाम से जाना जाता है, और यहीं से मानसिक आयु यानी मेंटल एज की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछेगा प्रथम बुद्धि परीक्षण का जो विकास है वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो बीने और साइमन नाम के 2 व्यक्तियों ने किया था। ठीक है ना, कहाँ? तो फ्रांस में। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए देखिए, क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब भी क्लास को रिकमेंड करे। ठीक है, दूसरा इसमें प्रश्न है, वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ करता है तथा जारी रखता है कहलाता है? तो वह अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है ना, वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ करता है तथा जारी रखता है उसे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है ना, मोटिवेशन यह एक ऐसी आंतरिक मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है, मोटिवेशन, जो व्यवहार को सक्रिय करती है यानी प्रारंभ करती है, उसे दिशा देती है और लक्ष्य प्राप्त होने तक उसे जारी रखती है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि बालक के किस प्रकार के विकास का सूचक है? बुद्धि लब्धि बालक के किस प्रकार के विकास का सूचक है? तो यह मानसिक विकास का सूचक है। ठीक है ना, बुद्धि लब्धि बालक के किस विकास का सूचक है? मानसिक विकास का सूचक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखें बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वाटिएंट, यह किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक पैमाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है अनुप्रस्थ काट किस मनोवैज्ञानिक विधि का एक प्रकार है? तो अनुप्रस्थ काट आपका विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विधि का एक प्रकार हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका एक और मॉडल पेपर आएगा, लास्ट में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो क्लास के लास्ट में सारी चीज़ें सुनकर आपको जाना है, नहीं तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर रहता है? तो जो वृद्धि और विकास है यह आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के किस अवस्था में भाषा का विकास अधिकतम होता है? तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के किस अवस्था में? तो जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास अधिकतम होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था क्या है गुरुजी, इसके बारे में बताइए। चलिए बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है किसी भी बच्चे का। ठीक है ना, तो वह समय है जब बच्चे में भाषा का विकास सबसे तीव्र और अधिकतम होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास आजीवन चलता है, तो ये आपका गलत है। वृद्धि और विकास आजीवन चलता रहता नहीं है, विकास वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है, यह बिल्कुल करेक्ट है। 7वें का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जन्म पूर्व जीवन में शारीरिक वृद्धि किसका अनुसरण करता है? जन्म पूर्व यानी जब भ्रूण रहता है, जब बच्चा भ्रूण में रहता है, जब पेट में बच्चा रहता है, तो उसका शारीरिक विकास कैसे होता है? तो उसका शारीरिक विकास सर से पैर की तरफ होता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8वें का।
जब सिर से पैर के तरफ विकास होता है भ्रूण का तो उसे कहते क्या हैं? उसे शीर्षाभिमुख कहा जाता है। शीर्षाभिमुख सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख सिद्धांत है क्या? तो विकास की इस प्रक्रिया में शारीरिक विकास मस्तिष्क या सिर से शुरू होकर नीचे पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। ठीक है, 9 का 80 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, बड़े संघर्ष और दबाव की अवस्था है। बड़े संघर्ष और दबाव की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट गई हैं, मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में कवर कर लूँगा। ठीक है, मैं भूल गया, चले क्योंकि पीडीएफ मेरा डिलीट हो गया था, नहीं तो क्लास आज सुबह ही आपको मिल गई होती। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो सीखने की जो खेल विधि किस में उपयोगी होती है? तो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होती है सीखने की खेल विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, पूछा गया है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? जीवन का अनोखा काल यह कहा गया है बाल्यावस्था को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया है, हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग की पॉइंट भी जरूर देख लेंगे। हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक फ्रांसिस गाल्टन द्वारा लिखी गई थी। यह प्रसिद्ध पुस्तक 1869 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रतिभा यानी जीनियस की अनुवांशिक विरासत पर अध्ययन प्रस्तुत किया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक में फ्रांसिस गाल्टन ने किस पर काम किया था? तो याद रखिएगा प्रतिभा। ठीक है, यानी जीनियस की अनुवांशिकता की विरासत पर अध्ययन किया था। प्रकाशित कब हुई थी? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है, विकास के पक्ष हैं, डेवलपमेंट का पक्ष क्या है इसमें से? तो देखें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी क्या हैं? ये सभी डेवलपमेंट के पक्ष हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है, शैक्षिक मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शैक्षिक मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब यहाँ की पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड डी थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है ना, उन्होंने 1903 में एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। आपके एग्जाम में पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा है? थॉर्नडाइक ने लिखा है। कब लिखा है? 1903 में लिखा है। तो इसमें है क्या, पुस्तक में क्या लिखा है इन्होंने? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, अवलोकन विधि किसने प्रतिपादित किया? अवलोकन विधि को प्रतिपादित किया है जेबी वाटसन ने। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखें, जेबी वाटसन को मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत जेबी वाटसन को। ठीक है, उन्होंने ही व्यवहार के अध्ययन के लिए बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड पर विशेष बल दिया था। अच्छा, यहाँ पर ये कई बार पूछा आपके एग्जाम में, बहिर्दर्शन विधि से कौन संबंधित हैं? जेबी वाटसन संबंधित हैं। अवलोकन विधि से कौन संबंधित है? जेबी वाटसन संबंधित हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट बीएफ स्किनर का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और इसमें जो आपके बाकी जो ऑप्शन में है, जैसे क्रो, जेम्स ड्रेवर, वुडवर्थ, इन तीनों ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था? जैसे बीएफ स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होती है, तो क्रो, जेम्स ड्रेवर और वुड्सवर्थ ने क्या कहा था? इनके भी स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है,
जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के? तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और खोजों के अनुप्रयोग से संबंधित है। वर्ड्सवर्थ ने कहा, क्या कहा सर जी? तो इन्होंने कहा है मनोविज्ञान को लेकर के, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, चारों को, क्योंकि स्टेटमेंट आपके एग्जाम में 100% आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःदर्शन विधि की एक विशेषता है? अंतःदर्शन विधि की विशेषता क्या है? तो इसमें विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, व्यक्तिनिष्ठता होती है अंतर्दर्शन विधि में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? साइकी किस भाषा का शब्द है? साइकी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है साइकी। ये ऑप्शन आपका राइट है, अभी आगे एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है? तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है, शिक्षकों के लिए और जो अभिभावक हैं इनके लिए भी। ठीक है ना, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले 21 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हर साल पूछा जाता है, प्रोजेक्ट विधि को लेकर के क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किलपैट्रिक ने। ठीक है ना, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 21 का। अब इनसे संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। विलियम हार्ड किलपैट्रिक ने 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में प्रोजेक्ट विधि को विकसित किया और लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो जो किलपैट्रिक था प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के शिष्य था। ठीक है, उन्होंने डीवी के प्रयोजनवाद दर्शन के आधार पर इस विधि को प्रतिपादित किया। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को थोड़ा डीपली आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसमें देखें, जो विलियम वुंट हैं, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ए ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, विल्हेम वुंट या विलियम वुंट, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विल्हेम वुंट को। उन्होंने 1879 में 1879 में जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अभिप्राय है। ठीक है ना, गेस्टाल्ट का अभिप्राय है क्या है? तो इसका मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसको लेकर के कई चीज़ें हैं, जैसे गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आकार, रूप, प्रतिरूप यानी पैटर्न, या फिर समग्र यानी संपूर्ण। ठीक है, तो यह है क्या, मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवाद यह मानता है कि हम किसी वस्तु या अनुभव को उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण, समग्र या फिर संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं। ठीक है ना, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है? साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है यह दर्शन शास्त्र से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान की शब्द की जो उत्पत्ति है ये यूनानी यानी ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द की भाषा से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, इसमें मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहा हूँ। देखें, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक भाषा से हुई है। यह शब्द दो यूनानी शब्दों साइकी यानी आत्मा या मन, लोगोस लोगोस यानी अध्ययन या विज्ञान से मिलकर बना है। आपके एग्जाम में पूछता है साइकोलॉजी में, जैसे ऊपर पूछा था ना, साइकी किस शब्द से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। साइकी का मतलब क्या होता है यह भी पूछता है, आत्मा या मन, या फिर पूछेगा लोगोस का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन या फिर विज्ञान। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है? मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का।
27 नंबर पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बीएफ स्किनर से क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित हैं? सिगमंड फ्रायड ये आपके संबंधित है किससे? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये। चलिए इनके बारे में जान लीजिए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है। यह विचारधारा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड के अध्ययन, दमित इच्छाओं और व्यक्तित्व पर बचपन के अनुभवों के प्रभाव पर जोर देती है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने मन की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया, इड, अहम और सुपर ईगो। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने दी है। ठीक है, और किसके आधार पर दी है, किसके अध्ययन के लिए दी है? तो अनकॉन्शियस माइंड के लिए दी है, अचेतन मन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदर्शन जो विधि है, ठीक है, ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि और नैदानिक विधि, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए जरूरी है? शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है, कौन सी विधि है? तो प्रयोगात्मक विधि है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है बालक होता है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना, व्यवहारवाद के संस्थापक ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का संस्थापक या फिर जनक माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट ट्रो का है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, अब इसमें जो आपके ऑप्शन में थे क्रो, वाटसन, स्टीफेंस, इन सब के बारे में इनके स्टेटमेंट को बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। विलियम क्लार्क ट्रो, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? WC ट्रो। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन है। क्रो ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। स्टीफेंस ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। और वाटसन ने क्या कहा था? जेबी वाटसन ने, इन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, जेबी वाटसन को। ठीक है, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा था। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ये किसने कहा? जेबी वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं कौन? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, विल्हेम वुंट थे, तो ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विल्हेम वुंट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 37 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या होता है? तो शिक्षा का आधार तैयार करता है शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु उचित उपागम उपलब्ध कराता है, बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है। साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दृष्टि विकलांगता विकसित होती है किसकी कमी से, तो किसकी कमी से या फिर किसकी वजह से, तो एनोप्थेल्मिया की वजह से दृष्टि विकलांगता विकसित होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, देखें मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, संवेदना के लक्षण हैं। संवेदना के लक्षण क्या हैं, गुण, तीव्रता और व्यापकता। ये क्या है, संवेदना के लक्षण हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि को IQ, ठीक है ना, ऐसे समझिएगा IQ। प्रतिभाशाली बालक की IQ होती है, कितना IQ होता है, तो 140 तथा अधिक, 140 से भी अधिक होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि और भाषा, ये तीनों। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सृजन शास्त्र का जनक कहा जाता है। सृजन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, गाल्टन को सृजन शास्त्र का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्यक्तित्व गुणों का स्वामित्व समन्वित रूप है, ठीक है ना। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा, तो ये स्टेटमेंट गिलफोर्ड का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पूछा गया है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक का प्रकार है। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं, मानसमंद बालक होते हैं और निम्न उपलब्धि वाले बालक भी होते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के स्तर में से एक है, तो मूर्त संक्रिया स्तर जो है, ठीक है, मूर्त संक्रिया स्तर ये क्या है, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के स्तरों में से एक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास 4 चरणों में होता है, ठीक है ना। विकास क्या है, 4 मुख्य चरणों में होता है। कौन कौन से 4 चरण हैं, तो पहला है संवेदी गामक स्तर, ये जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ये 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा है मूर्त संक्रिया स्तर, ये 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ये आपका 11 वर्ष से अधिक के ऊपर होता है, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के संज्ञानात्मक के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मनुष्य में विकास एक प्रक्रिया है जो आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर 2 क्रियाएं हो रही हैं, 2 प्रोसेस हो रहा है। कौन कौन से, देखिए एक होता है मात्रात्मक प्रक्रिया, दूसरा होता है गुणात्मक प्रक्रिया। मनुष्य के विकास में 2 प्रक्रियाएं ये महत्वपूर्ण होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, ठीक है। अब ये क्या होते हैं गुरुजी, मात्रात्मक और गुणात्मक, तो मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें शारीरिक वृद्धि, आपका वजन बढ़ता है, आपका हाइट बढ़ता है। गुणात्मक में आपका कौशल बढ़ता है, समझ बढ़ता है, आपका बिहेवियर यानी व्यवहार, सामाजिक क्षमता में सुधार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, देखें पर निर्भरता होता है, अपरिपक्वता और शारीरिक विकास में तीव्रता, ये तीनों क्या हैं, शैशवावस्था की विशेषता हैं। स्वयं पर निर्भरता या शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एडोलेसियर, ठीक है ना। एडोलेसियर किस भाषा का शब्द है, बताइए आप सभी लोग। ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है एडोलेसियर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अब ये है क्या, इसके बारे में बता दूं मैं। एडोलेसियर लैटिन भाषा का शब्द है, यह लैटिन क्रिया से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता
की ओर बढ़ना या फिर विकसित होना, टू ग्रो अप, ठीक है ना। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था शब्द का प्रयोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता तक के संक्रमणकालीन चरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विकास की कौन सी अवस्था समूह की आयु के रूप में जानी जाती है? तो विकास की बाल्यावस्था जो होती है ये समूह की आयु के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए। देखें, विकास की जो बाल्यावस्था है चाइल्डहुड, विशेष रूप से उत्तर बाल्यावस्था लगभग 7 से 12 वर्ष को समूह की आयु या गैंग एज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का सही क्रम है? तो लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग, बोलना यानी स्पीकिंग, पढ़ना यानी रीडिंग, लिखना यानी राइटिंग, ठीक है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा विकास का सही क्रम है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखें 56 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन, ठीक है, सबसे पहले किया गया था गाल्टन के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 56 का, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो बीने के द्वारा, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे साइमन और बीने दोनों थे, तो इसमें केवल बीने का नाम दिया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर पूछा गया है, रुचित के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए गए हैं? रुचित के संप्रत्यय के मुख्य पक्ष, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। और ये जो 3 पक्ष हैं ये संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेल के माध्यम से बालक में सामाजिक जो सामाजिकता होता है इसका गुण विकसित होता है खेलने से बालकों में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम यानी मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या जीवन इतिहास विधि? तो इसमें जो प्रयोगात्मक विधि है ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? जेबी वाटसन ने किया है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 61 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है यह कथन है? ये जो स्टेटमेंट है टिचनर ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी जब बच्चा 2 साल का होता है और 2 साल के अंत यानी तीसरे साल में प्रवेश करने वाला होता है तो उसका शब्द भंडार 100 से भी अधिक हो जाता है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है आपका ये 100 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का है? तो जो व्यक्ति है ये वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ये ऑप्शन आपका राइट है, यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को 2025 में एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा था और दोनों के अलग अलग आंसर थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखें, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल यानी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यानी उत्पाद है, ठीक है। उत्पाद को याद रखिएगा और इसमें देखें क्या कर रहा है, गुणनफल है, ठीक है ना। इसमें गुणनफल दिया है तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था इस तरीके से, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का, यहाँ पर कहीं भी गुणनफल नहीं दिया है, ठीक है ना। क्या है, कहीं भी गुणनफल नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको एग्जाम में याद रखना है, ठीक है। व्यक्ति विभिन्नता पर आधारित कक्षा कक्ष होना चाहिए। कक्षा कक्ष को क्लासरूम कहते हैं, तो व्यक्तिक विभिन्नता पर जो क्लासरूम है वो कक्षा का सीमित आकार होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित कौन सी शिक्षण विधि है? व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, ठीक है, मैथेटिक्स अनुदेशन है या इनमें से कोई नहीं?
व्यक्ति की विभिन्नता पर आधारित कौन सी शिक्षण विधि है? तो इसमें से आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट विधि है ये व्यक्ति की विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण है। कौन सा धारणा परीक्षण है? प्रक्षेपी तकनीक है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विषयगत धारणा परीक्षण है। कौन सा? प्रक्षेपी तकनीक। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, तो इनमें अनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? तो एक नामित भूमिका निभाती है। ठीक है ना, पर्सनालिटी और बुद्धि में जो अनुवांशिकता होती है ये एक नामित यानी नाम मात्र की भूमिका निभाएगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और बुद्धि में अनुवांशिकता की नाम मात्र की भूमिका होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन के लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड इसमें आपके प्रसिद्ध है मनोविश्लेषक के व्यक्तित्व सिद्धांत के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी की दो विशेषताएं होती हैं, या तो वो अंतर्मुखी होगा या तो बहिर्मुखी होगा। दोनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं एक व्यक्ति में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रोड्सो इंक ब्लॉक परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को मापने के लिए रोड्सो इंक ब्लॉक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? बहिर्मुखी पर्सनालिटी की विशेषता कौन सी नहीं होती है? तो दिन में सपने देखने वाला नहीं होते हैं ये। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? ठीक है ना, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की कौन सी विशेषता नहीं है इसमें? तो सामाजिक नहीं होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बचपन में व्यक्तित्व होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी पर्सनालिटी बहिर्मुखी होती है, हम कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण और पास पड़ोस। इन सभी के वजह से हमारी पर्सनालिटी प्रभावित होती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर की, निम्न में से कौन व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है? तो इसमें देखें जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधि, ये सभी क्या हैं? आत्मनिष्ठ विधि हैं। स्याही धब्बा परीक्षण आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है, अब यहाँ अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसी भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप एकदम आराम से कर लेंगे। देखें, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी मेजरमेंट, मापन यानी मेजरमेंट। तो पर्सनालिटी मापन की विधियों को मुख्य रूप से 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विधि का अपना उद्देश्य और तरीका होता है। ठीक है, 3 है, कौन कौन सी है? पहला है आत्मनिष्ठ विधि, पहले मैं इसके बारे में बता दूं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, और सभी के बारे में आपके एग्जाम में पूछता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे। तीसरा है प्रक्षेपी विधि। अब आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा था, इनमें से आत्मनिष्ठ विधि नहीं है, तो जब आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें आता है जीवन इतिहास विधि, और क्या आता है? जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा, ये सभी क्या हैं? ये सभी आत्मनिष्ठ विधियां हैं। ठीक है, अब इनको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। आत्मनिष्ठ विधि होती क्या है? इन विधियों में व्यक्ति जो होते हैं स्वयं अपने बारे में जानकारी देते हैं, या शोधकर्ता व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। इनमें व्यक्ति के निजी विचार और पक्षपात शामिल हो सकते हैं। इसमें जीवन इतिहास विधि है, ठीक है ना, केस हिस्ट्री जिसे कहते हैं, व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का अध्ययन होता है जीवन इतिहास विधि में। यह आपके एग्जाम में पूछेगा, जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का
उसमें कौन सी पर्सनालिटी इंक्लूड होती है, तो ध्यान रखेंगे व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जीवन इतिहास विधि में। साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू, तो आप सभी लोग जानते हैं, आमने सामने बातचीत के माध्यम से व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को समझना। प्रश्नावली क्या है, तो प्रश्नों की एक सूची जिसके उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं। ठीक है। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन के बारे में लिखा गया विवरण होता है। ठीक है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, पूछता है इसमें से कौन वस्तुनिष्ठ विधि से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सी इसमें से संबंधित हैं। पहले आप ये जानिए वस्तुनिष्ठ विधि है क्या। ये विधियाँ अधिक वैज्ञानिक मानी जाती हैं क्योंकि इनमें व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। इसमें शोधकर्ता की अपनी पसंद नापसंद का प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधि में कौन कौन सा आता है, तो इसमें निरीक्षण या अवलोकन विधि आती है, समाजमिति विधि आती है, निर्धारण मापनी आती है और शारीरिक परीक्षण आता है। निरीक्षण या अवलोकन विधि क्या है, तो व्यक्ति के व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में चुपचाप देखना। समाजमिति विधि क्या है, तो यह जानने के लिए कि समूह में व्यक्ति कितनी लोकप्रिय या उपेक्षित है। ठीक है। निर्धारण विधि यानी रेटिंग स्केल क्या है, व्यक्ति के किसी विशेष गुण जैसे ईमानदारी को अंकों के आधार पर मापना। शारीरिक परीक्षण क्या है, तो हृदय गति, रक्तचाप, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर आदि के माध्यम से संवेगों को मापना। अब प्रक्षेपी विधि क्या है, आपके एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन कौन सी प्रक्षेपी विधि है, कौन सी नहीं है, तो याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए इन विधियों का उपयोग व्यक्ति के अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड की बातों को जानने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति के सामने अस्पष्ट चित्र या अधूरी चीज़ें रखी जाती हैं अनकॉन्शियस माइंड में, जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, 10 स्याही के धब्बे वाले कार्डों का उपयोग किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा। ठीक है। इनमें चित्रों को देखकर कहानी बनानी होती है। इसमें मरे और मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि TAT, ठीक है ना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है, मरे और मॉर्गन के द्वारा। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT क्या होता है, CAT का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। यह बच्चों के लिए होता है जिसमें जानवरों के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें अगला है शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है। यह एक शब्द बोलकर व्यक्ति के मन में आने वाले पहले शब्द को जानना। ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये क्या है, अधूरे वाक्यों को पूरा करना। ठीक है। ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी मेजरमेंट की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, तो इसमें देखें अभी ऊपर मैंने बताया आपको, ठीक है ना, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक कौन सी नहीं है, शब्द साहचर्य परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध TAT परीक्षण भी है, स्याही धब्बा परीक्षण भी है। प्रश्नावली आपकी नहीं होगी, तो C ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला प्रश्न पूछा गया है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से, A ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है प्राथमिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया, TAT। ठीक है। प्राथमिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है, तो मरे मॉर्गन ने दिया है। C ऑप्शन आपका राइट है। इसमें देखेंगे प्राथमिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट TAT के नाम से जाना जाता है, जो 1930 के दशक में हेनरी मरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है TAT परीक्षण किस दशक में, दशक पूछेगा तो 1930, और इसकी स्थापना लगभग 1935 में हुई थी। ठीक है ना, 1900 या 1835, अभी आगे मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है। देखिए व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है, पर्सनालिटी की प्रक्षेपण विधि कौन सी होती है, तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या है, पर्सनालिटी की प्रक्षेपण विधि है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखें मानव में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, उनके पर्यावरण एवं आनुवंशिकता में अंतःक्रिया से। D ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को, कोई बच्चा है उसके पर्सनालिटी को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है, तो प्रश्नावली विधि सबसे व्यक्तिपरक विधि होती है। C ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देख लेंगे, 85 नंबर है अहम निर्देशित होता है, अहम जो होता है किसके द्वारा निर्देशित होता है, वास्तविकता
विकास के द्वारा अहम निर्देशित होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अब यहाँ याद रखिएगा, अहम यानी यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है। इड सुख के सिद्धांत से, अति अहम यानी सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है। इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? तो परा अहम में होता है, ठीक है ना। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल्यों का आंतरीकरण किस में होगा? परा अहम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का सीलगुण सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, पर्सनालिटी का सीलगुण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आलपोर्ट एवं कैटल के द्वारा व्यक्ति का सीलगुण सिद्धांत दिया गया है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, रोरसा स्याही दस्तावेज में कितने कार्ड निर्धारित होते हैं? रोरसा स्याही दस्तावेज में आप देखेंगे इसमें 10 कार्ड निर्धारित होते हैं। ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया। बी ऑप्शन आपका राइट है 88 का, ठीक है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में हरमन रोरसा द्वारा विकसित किया गया था। इन 10 कार्डों में 5 काले कार्ड होते हैं, ठीक है। 5 काले और सफ़ेद कार्ड होते हैं। 2 काले लाल सफ़ेद काले और लाल कार्ड होते हैं और 3 बहुरंगी कार्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 2 7 3 10 कार्ड होते हैं। पूछता है आपके हरमन रोरसा, ठीक है ना। इसमें आप याद रखेंगे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया? हरमन रोरसा के द्वारा विकसित किया गया। कब? 1921 में। कितने कार्ड उपयोग होते हैं? 10। लाल कार्ड काले और लाल कार्ड कितने होते हैं? 2। कितने बहुरंगी कार्ड होते हैं? 3। कितने काले और सफ़ेद कार्ड होते हैं? 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, व्यक्तित्व मूल्यांकन यानी पर्सनालिटी मूल्यांकन की साधारण विधि कौन सी है? पर्सनालिटी मूल्यांकन की साधारण विधि है प्रश्नावली विधि। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का, ज्ञान का या फिर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का? तो आप कहेंगे टीएटी जो है ये पर्सनालिटी का मापन करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। टीएटी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। परीक्षण मुख्य रूप से व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का मेजरमेंट करता है। यह एक प्रक्षेपी तकनीक है यानी प्रोजेक्टिव विधि है, जिसे 1930 के दशक में हेनरी मरे द्वारा विकसित किया गया था, जो व्यक्ति के अचेतन विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को उजागर करने के लिए चित्रों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तित्व अध्ययन विषयगत विधि है। किसका विषयगत विधि है? शाब्दिक अध्ययन का विषयगत विधि है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 92, सिगमंड फ्रायड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है। तो इनकी जो व्यक्तित्व अध्ययन विधि है मनोविश्लेषण विधि है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किसने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व को 2 प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बताया है? तो यूंग और जुंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इनका नाम है कार्ल जुंग, ठीक है ना। कार्ल जुंग याद रखिएगा, JUNG लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का, ठीक है। देखिए स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग, ये नहीं याद रखना है। जुंग और युंग दोनों याद रखिए, कभी जुंग लिख करके देता है कभी युंग, और ऑप्शन में आपके देखें दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों दिया हुआ, अगर दोनों देगा तो जुंग वाले पे लगाइएगा, युंग वाले पे नहीं लगाना है, ठीक है। टाइपिंग में कभी गलती होती है तो ध्यान रखिएगा, पेपर में भी होती है, ठीक है। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने 1921 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को मानसिक ऊर्जा प्रवाह के आधार पर 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में। अंतर्मुखी में कौन व्यक्ति आते हैं? तो अंतर्मुखी में वे व्यक्ति आते हैं जिनकी भावनाओं और विचारों की आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट में वो व्यक्ति आते हैं जो बाहरी दुनिया, लोगों और गतिविधियों की ओर अपनी ऊर्जा लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज मिति विधि किसके द्वारा दी गई? ठीक है ना, समाज मिति विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा दी गई है? मोरेनो के द्वारा दी गई है। ये ऑप्शन आपका राइट है 94 का।
अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर है, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया गया है पाइन व टेंडलर द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। पाइन व टेंडलर ने 1930 में वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लेशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लेशन टेस्ट SCT विकसित किया था। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है SCT किसने विकसित किया है? पाइन व टेंडलर, ठीक है, केवल इतना ही पूछता है। और फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। सेंटेंस कंप्लेनेशन टेस्ट है, कंप्लेनेशन टेस्ट है, ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें कि यह एक प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव व्यक्तित्व परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्ति के अचेतन मन, दमित इच्छाओं, भावनाओं और मानसिक संघर्षों को जानने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में अधूरे वाक्य यानी सेंटेंस स्टेम्स को पूरा करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें यद्यपि सबसे पहले वाक्य पूर्ति परीक्षण 1897 में हरमन एबिंगहॉस द्वारा बनाया गया था, लेकिन सामान्यतः परीक्षण के विकास के संदर्भ में विशेषकर 1930 के आसपास पाइन व टेंडलर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पूछेगा पहली बार इसका विकास किसने किया था, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। वाक्य पूर्ति परीक्षण का पहली बार जो है विकास किसके द्वारा ये दिया गया था? वाक्य पूर्ति परीक्षण किसके द्वारा उपयोग किया गया? हरमन एबिंगहॉस के द्वारा, ठीक है। और इसे लोकप्रिय बनाया था आपके पाइन व टेंडलर ने, ठीक है। चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रश्नावली विधि किसकी देन है? प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की देन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। इसमें आप लोग देख लेंगे, वुडवर्थ ने सबको, यानी जो वुडवर्थ हैं, इन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं और मानसिक स्थितियों के मापन के लिए औपचारिक रूप से प्रश्नावली का निर्माण किया था। लेकिन अगर इतिहास में और पीछे जाए तो फ्रांसिस गाल्टन ने भी सांख्यिकी आंकड़ों के लिए इसका प्रयोग किया था, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह विधि के रूप में इसे वुडवर्थ के कार्यों से पहचान मिली है। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है और दोनों में अलग अलग नाम दिया जाता है। देखिए, प्रश्नावली विधि किसकी देन है? तो वुडवर्थ की देन है। इसमें कहीं भी आपका नाम नहीं है फ्रांसिस गाल्टन का, ठीक है। यही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि प्रश्नावली का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन। इसमें कहीं भी वुडवर्थ का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, और कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आपको मैंने की पॉइंट दिया था, अच्छे से आप लोग उसे कवर करेंगे, ठीक है। चलें, प्रश्नावली विधि का आविष्कार ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक, खोजकर्ता और सांख्यिकविद सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत 1880 के दशक में किया गया था। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों में देख लीजिएगा अंतर है, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्ति इतिहास विधि किसने दिया? व्यक्ति इतिहास विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। टाइडमैन के द्वारा व्यक्ति इतिहास विधि दिया गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, मैंने इस क्लास के पीछे बहुत ही मेहनत की है। ये PDF डिलीट हो गया, दोबारा मैंने क्वेश्चन लिखे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। TAT व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्ड्स यूज होते हैं भैया? तो इसमें आपके 31 कार्ड होते हैं TAT व्यक्तित्व परीक्षण में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। अब यूज कैसे होते हैं तो ध्यान यहाँ पर रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है। इस TAT व्यक्तित्व परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। जो 30 कार्ड होते हैं इसमें अस्पष्ट दृश्य होते हैं 30 कार्ड में। बाकी जो एक कार्ड होता है वो ब्लैंक दिखाई देता है, वो खाली होता है, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TAT परीक्षण कब हुआ? TAT परीक्षण 1935, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे देखें, इसमें मैं आपको धीरे से समझा देता हूँ, अच्छे से देखें। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, व्यक्तित्व मापन का एक प्रमुख प्रक्षेप परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसका प्रतिपादन कैसे हुआ? तो इस परीक्षण का निर्माण मरे और मॉर्गन द्वारा किया गया था। कब? तो इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1935 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, लेकिन इसके संशोधन और अंतिम रूप को 1938 और 1943 में भी विकसित किया गया, ठीक है। इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भी रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए, CAT कितने आयु वर्ष के लिए था? CAT तो ये आपका
3 से 11 वर्ष के लिए था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब दूसरी चीज़ यह है कि कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो मैसेज आप कर दीजिएगा 7607574584। मैं किसी के भी व्हाट्सएप पर पीडीएफ नहीं सेंड करूँगा, लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग जा करके ज्वाइन होकर पीडीएफ तुरंत आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब एक एक बच्चे को 500 बच्चे मैसेज करते हैं, अब एक एक बच्चों को बताइए भेजूंगा मैं, तो फिर मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारा हेल्प कीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा अपने आप, और मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप लोग भेजते नहीं हैं क्वेश्चन पेपर, तो मोस्टली सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें, ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और उन लोगों के लिए जो आपसे जूनियर बच्चे हैं उनको हेल्प हो सकेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर मोस्टली सभी बच्चे ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया था? तो इसको दिया गया था लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक चीज़ और, इसका एक और मॉडल पेपर आएगा, तो चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की, पीडीएफ आपका डिलीट हो गया, इस वजह से दिक्कत हो गया, ठीक है ना। तो सीएटी का अर्थ क्या है, तो इसको याद रखिएगा, चिल्ड्रेन अप्रिसिएशन टेस्ट, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण इसे कहते हैं। इसे 1948 या फिर 1949 में प्रकाशित किया गया था। मनोवैज्ञानिक लियोपोल्ड बेलन ने विकसित किया था 1948-49 में, ठीक है ना। प्रकाशित भी किया था सीएटी यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण को। यह 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यक्तित्व यानी उसने उनकी पर्सनालिटी आकलन के लिए एक प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टिव परीक्षण है ये। और इस परीक्षण में 10 चित्र कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है सीएटी में, सीएटी परीक्षण के कार्ड पर किस चीज़ का चित्र छपा होता है, तो जानवरों का चित्र होगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप करके आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।